बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FATF आजकल पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, मीडिया में और पाकिस्तान के स्ट्रीट्स में एक मौजू बना हुआ है गुफ्तगू का, बहस मुबाहिसे का। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि FATF क्या है, इसके कवानीन क्या हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने जो इसके कवानीन मंजूर किए हैं उसकी तफसील क्या है, और जमात इस्लामी पाकिस्तान इन कवानीन के अंदर क्या तरमीम तजवीज़ करती आई हैं और इसकी मुखालफत किस बुनियाद पर की। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1980 की दहाई में G7 ममालिक, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, ये 7 ममालिक शामिल हैं। इस G7 ममालिक ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग यानी दहशतगर्दी की माली मामलत और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया। इस वक्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कुल 37 मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हैं, और 2 इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ये हमारी हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है और हिंदुस्तान इसका फुल मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनाइटेड नेशन का कोई आर्गन नहीं है, बल्कि ये अपना एक इंडिपेंडेंट इदारा है। बुनियादी तौर पर G7 ममालिक जो हैं इसको लीड करते हैं। अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ये एफिलेटेड है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्गन के तौर पे ये काम नहीं कर रहा। न ये अक़वाम मुत्तहिदा का ऑर्गन है और न इसके फ़ैसलों की हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों जैसी होती है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने 3 लिस्ट बनाए हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और वाइट लिस्ट। पाकिस्तान 2008 में ग्रे लिस्ट के अंदर गया था और फिर थोड़े अरसे के बाद ग्रे लिस्ट से निकल आया। फिर 2012 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर दोबारा दाखिल कर दिया गया और 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया। और फिर जून 2018 में पाकिस्तान तीसरी मरतबा ग्रे लिस्ट में गया है और अब 30 सितंबर को पाकिस्तान का फैसला होगा कि ये ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं निकलेगा। ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें रिमिटेंसेस का भेजना, बैंकिंग सेक्टर को मसाइल पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो बड़े कर्ज देने वाले ममालिक हैं, उनके कर्ज़ों के हुसूल में मुश्किलात पेश आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पाबंद हो जाए, बंद हो जाएं, लेकिन इसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में है और इससे निकलने के लिए ये कानून साजी कर रहा है, तो ये वो 12 कवानीन हैं जो FATF की हिदायत पर या FATF की डिक्टेशन पर पाकिस्तान ने ये 12 कवानीन जो हैं इसके अंदर तरामीम किए हैं। और ख़ुद इन कवानीन की जो आराज़ व मकासिद का बयान है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न, उस पर खुलकर ये लिखा गया है कि हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने इसकी हिदायत की है। मैं यहाँ इस बात की भी वजाहत करूँ कि PTI और हुकूमती वज़रा मुसलसल इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अपोजिशन ने FATF में हमारा साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और तारीख़ और रिकॉर्ड इसकी गलत बयानी पर गवाही दे रहा है। कुल 12 बिल थे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, जिसमें 10 बिल पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, PTI ने मिलकर पास किए। कौमी असम्बली से भी वो पास हुए और सेनेट से भी वो पास हुए। सेनेट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की अक्सरियत है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग PTI के FATF की इन बिल्स के ऊपर हिमायती या इत्तेहादी नहीं थे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये 10 बिल सेनेट से पास हो जाते। तो 10 बिल हुकूमत ने, PTI ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर कौमी असम्बली से भी पास किए और सेनेट से भी पास किए। बाकी 2 बिल जो सेनेट से पास नहीं हुए, रिजेक्ट हुए, जिसकी वजह से जॉइंट सेशन बुलाया गया और जॉइंट सेशन से पास कर दिए गए, उन 2 बिलों के ऊपर भी कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि मैं तो अक्सर मजाकन कहता हूँ कि उसके ऊपर भी वसूली किस्म का इख्तिलाफ था। और वो वसूली इख्तिलाफ ये था
कि PTI की लीडरशिप ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दोनों पार्टियों का PTI से मुतालबा यह था कि वो हमारी लीडरशिप के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको वापस लें। वो वापस लेने पर तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने इन दो बिलों में हुकूमत का साथ नहीं दिया। हालांकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुसलसल मौक़िफ़ था कि हम तो FATF में आपके साथ हैं, जिस तरह हमने मिलकर 10 बिल पास किए हैं, इन 2 बिल्स को भी पास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी ताउन के नतीजे में हमारी लीडरशिप को बुरा भला कहते हैं। ये जो बुरा भला आपने कहा है इसके ऊपर माजरत करें, ये अल्फाज वापस लें। उसके लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए वो जॉइंट सेशन में वो 2 बिल्स गए और सेनेट से डिसअप्रूव हो गए। फिर जब जॉइंट सेशन में गए तो पूरी कौम ने देखा कि जॉइंट सेशन के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है। 220 मेंबरान हुकूमत और उसके इत्तेहादी के हैं और तकरीबन 229 मेंबरान ये अपोजिशन पार्टियों के बनते हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की जो बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, उनके 20 से ज़ायद अरकान उस दिन गैर हाज़िर थे या गैर हाज़िर कर दिए गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत को ये मौका मिला कि वो 10 वोटों के फ़र्क से इन बिल्स को वो पास कर सके। तो 10 बिलों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने खुलकर FATF के इन बिलों में PTI का साथ दिया और 2 बिल्स में जो सेनेट से रिजेक्ट हुए उनकी तलाफी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में इस तरह की कि अपने लोगों को गैर हाज़िर करके टेक्निकली वॉकआउट करके टेक्निकली हुकूमत को यह मौका दिया कि वो इन बिल्स को स्मूथली पास कर सकें। तो हुकूमत का यह दावा गलत है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने हमारी मुखालिफत की है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने 10 बिल में खुलकर हिमायत की और 2 बिलों में टेक्निकल अंदाज के साथ हिमायत की और तीनों पार्टियों ने मिलकर FATF के ये 12 बिल पास कर। जमात इस्लामी FATF की इन बिल्स की मुखालफत क्यों कर रही थी? देखें, मनी लॉन्ड्रिंग हमारा नेशनल इशू है और हम मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हैं। टेरर फाइनेंसिंग न सिर्फ कौमी नुकसान का बायस है बल्कि कौमी बदनामी का भी बायस है। इसलिए हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ हैं और हम इसलिए भी ख़िलाफ़ हैं कि हम खुद ट्रांसपेरेंट लोग हैं। आप देख लें, पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और बड़े पुराने इल्ज़ामात हैं। मुस्लिम लीग के लीडरशिप के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और बड़े पुराने इल्ज़ामात हैं। खुद PTI के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो इलेक्शन कमीशन में आखिरी मराहिल में है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वज़ीर आज़म साहब की जो हमशीरा है, उनके ऊपर अलीमा खान की जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो केस है, सलाई मशीनों से जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ बकौल इनके कमाए गए, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। लेकिन आपको कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा कोई केस जमात इस्लामी के लीडरशिप या जमात इस्लामी पार्टी के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो जमात इस्लामी मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हैं, टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो, ये कैंसर है। टेरर फाइनेंसिंग ख़त्म हो, ये बहुत बड़ी बदनामी का बायस है हमारे लिए और हमारी सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग FATF की डिक्टेशन के ऊपर ख़त्म ना हो, बल्कि आप इसको अपनी कौमी ज़रूरियात, अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी कौमी पॉलिसी और अपनी अक़दार, रवायात, सकाफ़त, अपनी आज़ादी, कौमी वक़ार, खुद मुख्तारी और सावरनिटी को पेश नज़र रख कर उस दायरे के अंदर रहते हुए लोकली इसको ओरिजिनेट करें और इन मसाइल का हल ढूंढें, न कि किसी इम्पोज लेजिस्लेशन के ज़रिए से, किसी इम्पोर्टेड लेजिस्लेशन के ज़रिए से और किसी FATF या किसी बैनुल अक़वामी साहूकार इदारे के डिक्टेशन के नतीजे में इन मसाइल को। इसलिए कि जब आप किसी डिक्टेशन, किसी इम्पोज और किसी इम्पोर्टेड लेजिस्लेशन के ज़रिए से करेंगे तो आप दूसरों की ज़रूरत तो पूरा कर सकेंगे, आपकी अपनी कौमी ज़रूरत उसमें पूरा नहीं होगी। अब मैं आता हूँ कि जमात इस्लामी के उसूली इख्तलाफ इन बिल्स के ऊपर किया था। हमने इन तमाम बिल्स के अंदर तरामीम पेश की हैं और हमारा इसके साथ उसूली इख्तलाफ था। अब हमारे इख्तलाफ के बावजूद ये बिल पास हो गए हैं। अब हम पास होने के बाद इनमें तरामीम लाएंगे और इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते तमाम बिल्स के अंदर हमारी तरामीम जो हैं वो जमा हो जाएंगी। हमारे जो उसूली इख्तलाफ था वो 3 नकात के ऊपर मुश्तमिल था। नंबर 1, हम ये चाहते हैं कि
जो लेजिस्लेशन की अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, वो 22 करोड़ आवाम की एक मुकद्दस अमानत है जो उन्होंने पार्लियामेंट को दी है, और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। किसी IMF को, किसी FATF को, किसी इदारे को लेजिस्लेशन की, पार्लियामेंट की अथॉरिटी नहीं हवाले की जा सकती। ये जो कानून साजी हुई है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तमाम कवानीन के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न में लिखा गया है कि हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने कहा है। आपने दूसरे साहूकार इदारों को, वो इदारे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की हमेशा आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, आपने उनको रास्ता दिखा दिया कि वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालकर, आपने इंडिया को रास्ता दिखा दिया कि वो दूसरे इदारों के अंदर भी इसी तरह लॉबिंग करके, आपकी आर्म ट्विस्टिंग करके आपसे अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन करवा लें। ये पाकिस्तान के कौमी वक़ार, आज़ादी, खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं और हम किसी और के कहने पर लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये एतराज़ किया तहरीरी और ज़बानी तौर पर कि इन तमाम कवानीन के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न से ये जुमला निकाल दें कि हमें FATF ने कहा है। बज़ाहिर ये छोटा सा जुमला है, लेकिन इसके असरात बड़े दूररस हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठता है। इसके नतीजे में आप दूसरों को ये रास्ता फराहम कर रहे हैं, मौका फराहम कर रहे हैं कि वो भी पैसों की लालच में, आर्म ट्विस्टिंग में, पाबंदियों के डर और खौफ के नतीजे में आपसे अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन जो है वो करवा सकें। तो एक एतराज़ हमारा उसके ऊपर ये था। दूसरा एतराज़ हमारा ये था कि अगर आप ये कानून साजी करना चाहते हैं टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि दस्तूर के दायरे के अंदर हो, इसलिए कि दस्तूर सुप्रीम है। आप पाकिस्तान के दस्तूर के दायरे से बाहर रहकर कोई कानून साजी नहीं कर सकते। इन कवानीन के अंदर जो FATF के 12 कवानीन पास हो गए हैं, इसमें ऐसे दफ़ात और ऐसे शिक शामिल हैं कि जो दस्तूर के आर्टिकल से कुल्लम कुल्ला मुतसादिम हैं। मसलन मैं आपको एक दो मिसालें मुख्तसरन देता हूँ, इसलिए कि वो 12 बिल हैं और उनके दफ़ात के अगर मैं हवाला दूं तो ये वक्त उसका, ये वीडियो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप देख लें कि जो वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामाबाद टेरिटरी का बिल था, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वक्फ का वो एडमिनिस्ट्रेटर, उसके किसी हुक्म के ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 की खुल कर खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको ये वायलेट करता है। इसी तरह जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक बिल है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स जो कोई कंपनी का मालिक हो और वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हो और उसको अदालत जेल की और जुर्माने की सज़ा दे, तो उसके बाद जो डायरेक्टर होगा हुकूमत का, वो भी उसको कई करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो कर सकता है। ये दोहरी सज़ाएँ हैं और ये दोहरी सज़ाएँ दस्तूर से मुतसादिम हैं। दस्तूर के अंदर खुलकर लिखा गया है कि एक शख्स को एक जुर्म में सिर्फ एक दफ़ा सज़ा दी जा सकती है। तो हम जब इस पार्लियामेंट के अंदर आए हैं तो इस दस्तूर के ऊपर हमने हलफ उठाया है कि इस दस्तूर के पाबंद रहेंगे। इस दस्तूर की जहाँ भी खिलाफ वर्जी होगी उसको के अंदर तरमीम करना, उसको तब्दील करना, उसका मुतबादिल देना, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये हमारे हलफ का तकाज़ा है। और हलफ के इस तकाज़े की तकमील में हमने इसमें अमेंडमेंट तजवीज़ की कि ऐसे जो दफ़ात हैं, ऐसे जो शिक हैं इन कवानीन के, जो दस्तूर के आर्टिकल से मुतसादिम हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसको हटा दिया जाए। तो हमारा दूसरा एतराज़ जो है वो इसके ऊपर ये था। तीसरा ये था कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का एक तरीका है जिसको कवायद ज़वाबित कहा जाता है। और वो कवायद ज़वाबित ये होते हैं कि जब कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बाद उसको पार्लियामेंट की कॉन्सेंट के साथ कमेटी को भेजा जाता है। कमेटी में उसके ऊपर डिस्कशन होती है कई दिन, और उसमें अगर कोई तरमीम जमा करना चाहे तो वो वहाँ कमेटी जाकर तरमीम भी जमा कर सकता है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली जाती हैं, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट देखे जाते हैं, स्क्रूटनाइज किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, और उसके बाद कमेटी के अंदर इसके ऊपर मीटिंग होती है और कमेटी में तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है। और पूरी डिस्कशन के बाद जब वोटिंग होती है तो वोटिंग से फैसला होता है कि कंसेंसस से इसको पास किया जाए या मेजॉरिटी से उसको पास किया जाए या उसको कमेटी के अंदर रिजेक्ट किया जाए। ये तीनों ऑप्शन कमेटी में होते हैं। कमेटी ये सब कुछ करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है
और वो रिपोर्ट फिर सेनेट में आ जाती है, जिसमें कमेटी की डिस्कशन भी होती है और जिसमें वोटिंग का भी डिटेल और तफसील होती है। वो रिपोर्ट जब सेनेट या कौमी असम्बली में पेश होती है तो सेनेट और कौमी असम्बली उसको एडॉप्ट कर लेती है। एडॉप्ट करने के बाद फिर वो कानून जो हैं, वो बिल जो है वो सेनेट या कौमी असम्बली में पेश होता है और शिकवार पेश होता है, एक एक आर्टिकल पेश होता है और एक एक जो आर्टिकल होता है उसके ऊपर वोटिंग ली जाती है। उसके अंदर तरमीम जो होती है उसको डिस्कस किया जाता है और हर आर्टिकल को शिकवार डिस्कशन और वोटिंग के बाद पूरी कानून को जो है वो पास कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है। इस FATF के बिल में मुकम्मल तौर पर इस प्रोसीजर को नज़रअंदाज किया गया। 24 घंटे में कौमी असम्बली ने एक बिल पास किया, 5 मिनट के अंदर उसे सेनेट लाया गया, फौरी तौर पर उसे सेनेट में इंट्रोड्यूस किया गया, फौरी तौर पर उसे कमेटी भेजा गया। दूसरे दिन सुबह यानी 12 घंटे से भी कम कमेटी से उसको पास करवा के सेनेट में लाया गया और सेनेट में इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद, रिपोर्ट को एडॉप्ट करने के बाद फौरी तौर पर उसके ऊपर वोटिंग करके उसको पास कर दिया जाता है। और इस पूरे अमल में जिसमें कई दिन और कई हफ्ते लगने चाहिए उसमें सिर्फ चंद घंटे लग जाते हैं। ना किसी मेंबर पार्लियामेंट को, ना किसी सेनेटर और MNA को इसमें तहरीरी अमेंडमेंट का मौका मिलता है और ना वर्बल अमेंडमेंट भी पार्लियामेंटेरियन का हक होता है कि वो उसी वक्त जब वो शिक पेश होता है, जब वो कानून पेश होता है, वो खड़े होकर अपनी सीट पे उसमें ज़बानी तौर पर भी तरामीम पेश कर सकता है। ना ज़बानी तरामीम का मौका दिया गया। पार्लिमानी रवायात को बुलडोज किया गया, पार्लियामेंट के कवायद और ज़वाबित को पाँव तले रूंधा गया और पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह कर दिया गया। तो हमारे ये 3 एतराज़ात थे कि इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न है, इसमें अपने लेजिस्लेशन की अथॉरिटी ये बैन-अक़वामी इदारों को दी है और ये गलत है। ये आज़ादी को, कौमी वक़ार को, साउंटी को कंप्रोमाइज़ करना है। दूसरा, इसमें ऐसे दफ़ात शामिल हैं जो दस्तूर से मुतसादम हैं और दस्तूर के अंदर लिखा है कि कोई भी कानून दस्तूर से मुतसादम नहीं बन सकता। और तीसरी उसमें यह है कि जो रूल्स रेगुलेशन हैं और जो प्रोसीजर है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है सेनेट का, पार्लियामेंट का, उसको मुकम्मल तौर पर वायलेट किया गया और उसको पाँव तले रूंधा गया। इसलिए हमने इन 3 वजूह की बुनियाद पर इसकी मुखालफत की। अच्छा, ये कहा जाता है कि FATF के अंदर इंडिया बैठा हुआ है और इंडिया उनका फुल मेंबर है और इंडिया की ये लॉबिंग है, साजिश है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहता है FATF के अंदर। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है और इंडिया हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें करता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी और तमाम बैनुल-अक़वामी फ़ोरा के अंदर भी। लेकिन ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी है, साबिका हुक्मरानों की, मौजूदा हुक्मरानों की, कि इंडिया जैसा दहशतगर्द मुल्क FATF का फुल मेंबर बन गया और पाकिस्तान जो 60 मुस्लिम ममालिक भी उनके लिस्ट के ऊपर हैं, चीन भी उनके साथ है, रूस भी उनके साथ ताउन कर रहा है, पाकिस्तान जो है FATF का मेंबर नहीं बन सका। तो एक तो ये साबिका मौजूदा हुक्मरानों की नाकाम खारिजा पॉलिसी है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर में इंडिया के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग केस है। जेनोसाइड वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, UN सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर मुत्तफिक है कि इंडियन आर्मी मकबूजा कश्मीर के अंदर वार क्राइम के अंदर मुलविस है। इंडिया ने अपनी तमाम पड़ोसियों के साथ जंग छेड़ रखी है। इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी, उसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि वो कसाब था गुजरात का, उसका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने मजबूत केस को भी आपने इंडिया के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पेश नहीं किया और इंडिया को कंटेन नहीं किया, इंडिया के सामने दीवार नहीं खड़ी की, इंडिया के सामने रुकावट खड़ी नहीं की, बल्कि उसके बजाय मौजूदा हुक्मरानों ने सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया को वोट दिया। वो इंडिया को जिसके बारे में खुद हमारे मौजूदा हुक्मरान PTI के कहते हैं कि वो FATF में शरारत करके, लॉबिंग करके पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना चाहता है। तो कश्मीर के मजबूत केस के होते हुए भी इंडिया को पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नाअहली, नालायकी और नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से कंटेन नहीं कर सके। उल्टा इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स में से वोट जो हैं और उसकी वोट देना या उसकी मुखालफत ना करना, वो एक पॉलिसी इन्होंने रखी। दूसरी बात, जो G7 कंट्रीज़ हैं
ये नेटो की सूरत में अमरीकी क़यादत में अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और ये G7 कंट्रीज़ जिन्होंने ये FATF बनाया है, जिसमें अमेरिका भी है, इनको पाकिस्तान ने दोहा पीस डील के ज़रिए से एक गिफ्ट दिया और रेस्पेक्टेबल एग्जिट, काबिल इज़्ज़त वापसी का महफूज रास्ता अफ़गानिस्तान से दोहा पीस डील के ज़रिए से दिया। ये बहुत बड़ी खिदमत थी जो पाकिस्तान ने नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ और मगरबी दुनिया की। आपने उसके बदले में पाकिस्तान के लिए क्या लिया? क्या आप इतनी बारगेनिंग पावर आपकी नहीं है? क्या आप अपने कार्ड्स इस तरह नहीं कह सकते फॉरेन फ्रंट के ऊपर कि इतनी बड़ी खिदमत के एवज़ कम से कम G7 कंट्रीज से कहे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आप वाइट लिस्ट के अंदर ले जाएं? तो यह हुक्मरानों की नाकाम खारिजा पॉलिसी है, खा वो इंडिया के हवाले से हैं, खा वो G7 कंट्रीज़ के हवाले से हैं। अपनी नाकाम खारिजा पॉलिसी का मलबा ये पार्लियामेंट के ऊपर डालते हैं और गुलामाना लेजिस्लेशन करके पाकिस्तान के हाथों में हथकड़ियाँ डाल के उसकी सज़ा पाकिस्तान को देना चाहते हैं। FATF के इन बिल्स के किसी और वक्त में इंशाअल्लाह एक एक बिल की तफसील आप लोगों के सामने रखूँगा कि इसमें क्या कबाहतें हैं। लेकिन सर-ए-दस्त में कल जो जॉइंट सेशन में वक्फ प्रॉपर्टी का जो बिल पास हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसकी एक मुख्तसर तफसील आप लोगों के सामने रखूं कि इसके नतीजे में इस्लामाबाद की हद तक क्या ख़राबियाँ और क्या अंदेशे वक़्फ़ के हवाले से वो अब सामने आ गए हैं। इस बिल के अंदर जो कल जॉइंट सेशन से पास हुआ है, इसमें खुलकर लिखा गया है कि वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी है, इस कोई शख्स जो है वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी को किसी इदारे को वक़्फ़ नहीं कर सकता, किसी लीगल बॉडी को वक़्फ़ नहीं कर सकता, यानी किसी मदरसे को वक़्फ़ नहीं कर सकता जायदाद और पैसे, किसी मस्जिद को वक़्फ़ नहीं कर सकता जायदाद और पैसे, किसी स्कूल और किसी खैराती अस्पताल को नहीं कर सकता, नेचुरल पर्सन को कर सकता। ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। 1400 साल की बड़ी खूबसूरत और बड़ी रोशन और ताबनाक तारीख़ है उम्मत मुस्लिमा की वक़्फ़ की, कि वो इदारों को वक़्फ़ करते हैं, जायदादें वक़्फ़ करते हैं, वसीयतें करते हैं, पैसे देते हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने W हंटर ने लिखा है कि बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा मालदार जो थे वो मदरसे थे, मसाजिद थे और वक़्फ़ के इदारे थे, जिनको बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जायदादें वक़्फ़ की है। ख़ुद कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो अपनी जायदाद इस्लामिया कॉलेज पेशावर के लिए वक़्फ़ की, सिंध मदरसतुल इस्लाम के लिए वक़्फ़ की और अंजुमन हिमायत इस्लाम के लिए वक़्फ़ की। बाबाए कौम ने भी ये काम किया, लेकिन अब हुक्मरानों ने कहा कि नहीं, आप किसी स्कूल के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, खैराती हस्पताल के लिए वक़्फ़ नहीं कर सकते। आप फ़र्द के नाम कर सकते हैं, इदारे के नाम पे नहीं कर सकते। तो ये 1400 साल के जो वक़्फ़ का इंस्टीट्यूशन था, इदारा था, उसको ज़बह कर दिया गया और उसके गर्दन के ऊपर वो और उसके गले के ऊपर जो है वो छुरी फेर दी गई। फिर इसके अंदर लिखा गया है जो वक़्फ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर वक़्फ़ के साथ जितने भी इदारे रजिस्टर्ड हों, यानी वक़्फ़ के साथ जितने मसाजिद व मदारस रजिस्टर्ड हों, उन मसाजिद व मदारस में किसी भी खुतबे, किसी भी लेक्चर और किसी भी वास के ऊपर पाबंदी लगा सकता है, ये दलील लेकर कि यहाँ पे सियासत हो रही है। अब सियासत एक बड़ा वसी लफ्ज़ है और सियासत अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दस्तूर के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 ने हर पाकिस्तानी को शहरियत दी है। और सियासत की डिफिनीशन कौन करेगा? ख़त्म नबूवत के हवाले से तकरीर क्या सियासत होगी? नामूस रिसालत के हवाले से तकरीर क्या सियासत होगी? क्या यहूदियों के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ तकरीर वो सियासत होगी? और क्या मस्जिद अक्सा की बाजियाबी की बात करना वो सियासत होगी? और क्या हुकूमत की गलत पॉलिसियों और सूद के ख़िलाफ़ तकरीर ये सियासत होगी? तो ये दरअसल मसाजिद के लाउड स्पीकरों को खामोश करना है, मसाजिद के मेंबर और महराब को हुकूमती कंट्रोल में लेना है और उलमा और खुतबा और मुफ्तियान और दीन के जो कायदीन है दीनी जमातों के इदारों के, उनको उनकी ज़बानबंदी और उनकी तालाबंदी करनी है। दूसरी बात उसमें, तीसरी बात उसमें यह की गई है कि वक़्फ़ की जो मामलात हैं
इसके हिसाब किताब में अगर कोई गलती आई, यानी मतलब अगर किसी बंदे ने अपना मस्जिद या मदरसा बनाया है, वो हर साल हिसाबात जमा करेगा और उसमें अगर कोई गलती आ गई तो 2.5 करोड़ रुपए तक एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो हैं वो उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, और वो चाहे तो उस इदारे को खुद अपनी कंट्रोल में ले सकता है और उसके खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई स्टे नहीं ली जा सकती। और अगर कोई कानून पहले से ऐसा मौजूद है कि जो उसके खिलाफ शिकायत कुनिंदा को रिलीफ देगा, तो वो कानून एडमिनिस्ट्रेटर के मुकाबले में गैर मुअस्सर होगा। ये बिल्कुल जुल्म है, ये बिल्कुल जुल्म है, और ये वक़्फ़ के इदारे को ख़त्म करना है। फिर ये भी लिखा गया है कि वक़्फ़ की जो आमदन होगी, हुकूमत वक़्फ़ की उस आमदन से नालियाँ भी बना सकता है, पुल भी बना सकता है, सड़कें भी पक्की कर सकता है और आवामी फलाह बहबूद के दूसरे काम भी कर सकता है। हालांकि फ़िक़्ह का उसूल ये है कि वक़्फ़ सिर्फ उस मद में खर्च होगा जिस मकसद के लिए, जिस मद के लिए शख्स ने उसको वक़्फ़ किया है, तो उसको किसी और मद के अंदर आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये वक़्फ़ के इदारे के साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में यह जुल्म किया गया है, जिसके नतीजे में आइंदा मसाजिद नहीं बन सकेंगे, मदारस नहीं बन सकेंगे, मसाजिद और मदारस को लोग जायदाद नहीं दे सकेंगे, मसाजिद और मदारस को लोग अपनी मालियात नहीं दे सकेंगे। मसाजिद और मदारस के अंदर अगर मामूली गलती आ गई, उसके ऊपर बड़े बड़े जुर्माने करोड़ों के लगाए जा सकेंगे और उसकी आड़ लेकर हुकूमत उसको ज़ब्त कर सकेगी। उसके मेंबर और महराब से ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत और मस्जिद अक्सा और इसराइल के ख़िलाफ़ और मोदी के ख़िलाफ़ और कश्मीर और दूसरे मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में आप आवाज़ नहीं उठा सकते। ये जुल्म इन्होंने, जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल था 2020 जो जॉइंट सेशन से पास हुआ, उसके अंदर उन्होंने ये जुल्म किया है। एक सवाल पैदा होता है कि जब ये सूरत हाल है कि एक तरफ तो FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़तरा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आज़ादी का, कौमी वक़ार का, खुद मुख्तारी का मसला है, तो हम क्या करें? ये बहुत अहम सवाल है और इसीलिए मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कहा कि FATF का इशू अगर नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो फिर ये PTI का इशू नहीं है, फिर ये पूरी कौम का इशू है, वज़ीर आज़म का नहीं है, पूरी कौम का है। इसलिए इसके ऊपर उसी तरह की एक APC बुलानी चाहिए थी, एक ऑल पार्लियामेंट्री पार्टीज़ मीटिंग बुलानी चाहिए थी, जिस तरह बुलाई गई APC आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद, और जिसके नतीजे में एक नेशनल एक्शन प्लान हुकूमत ने दिया। ये भी उसी तरह का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज का मुकाबला ग़ुलामी को कबूल करके नहीं किया जा सकता। उस चैलेंज का मुकाबला पाकिस्तान के हाथ में हथकड़ियाँ डाल के नहीं की जा सकती। उस चैलेंज का मुकाबला कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विल के साथ किया जा सकता है। तो एक APC बुलानी चाहिए थी उसके ऊपर और उनके सामने ये सूरत हाल रखनी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज़ायद ऑप्शन और अल्टरनेट आ जाते। हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है, हमारे पास अहमद बिलाल सूफ़ी जैसे बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मौजूद हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़हन रखने वाली कौम है। ये मुश्किल में ग़ुलामी को कबूल करने के बजाय, उस ग़ुलामी के बजाय आज़ादी के कई कई रास्ते आपको वो दिखा सकती थी। तो एक APC बुलानी चाहिए थी, या पार्लियामेंट्री पार्टीज़ जो हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टियाँ मौजूद करती हैं, वो वजूद रखती हैं, उनकी लीडरशिप का एक इजलास बुलाकर उनके सामने ये रखना चाहिए था कि वो ऑप्शंस दें, और मुझे यकीन है कि कई ऑप्शंस जो हैं वो सामने आते। इसी तरह अगर FATF की ये कवानीन आपको ग्रे लिस्ट से निकलना है, इस पर सब मुत्तफ़िक़ है कि हमें ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए, लेकिन ये ग्रे लिस्ट से निकलना इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी को और अपनी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ करें। हमारे हुक्मरानों का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से कौम से अपने काम निकलवाती है, वो कौम को दुश्मन से डराकर उसको ग़ुलामी पे आमादा करती है। यही सूरत हाल परवेज़ मुशर्रफ का था। 9/11 के बाद उसने कहा कि अगर हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो हम स्टोन एज में चले जाएंगे, और अमेरिका का साथ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 140 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और पाकिस्तान के 75,000 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। अब खुद फौजी माहिरीन भी कहते हैं, सियासतदान भी कहते हैं कि हमारी जंग नहीं थी, ये अमेरिका की जंग थी। हमारी तो ये कैफियत, जो अफ़गानिस्तान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, आज उसी अफ़गानिस्तान के लोग कतर के अंदर, दोहा के अंदर अमेरिका के साथ बड़ी आज़ादी और हुर्रियत के साथ दोहा पीस डील जो हैं
वो उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि हम अगर IMF के पास, पहले कहा कि IMF के कशकोल को तोड़ेंगे और IMF के पास जाने के बजाय खुदकुशी करेंगे, और फिर जब हुकूमत में आए तो कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे तो डिफ़ाल्टर होंगे और इकानमी क्रैश कर जाएगी। तो ये हमेशा कौम को डराती हैं। कौम को अपने पाँव पे खड़ा करना, उनको इनकलाबी रास्ता दिखाना, उनको खुद इंहिसारी के ऊपर गामजन करना, पेट के ऊपर पत्थर बांधना, भूख बर्दाश्त करना, सख्तियाँ बर्दाश्त करना, लेकिन ग़ुलामी को किसी सूरत कबूल न करना, अपनी आज़ादी, कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर कोई आंच न आने देना, यही इनकलाबी क़यादत का, विजनरी लीडरशिप का तरीका होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो क़यादत है वो ग़ुलाम है, और वो ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम क़यादत है, और अंजुमन ग़ुलामान अमरीका का एक ग्रोह है जो पाकिस्तान के ऊपर बारी बारी हुकूमतें करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक APC नेशनल एक्शन प्लान की तरफ बुलाना चाहिए थी, जिसमें आपकी मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें आपके इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें आपके मीडिया पर्सन्स, और जिसमें आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स वो हों। वो एक नहीं, कई रास्ते जो हैं वो आपको बता देंगे, और हमारे पास कई ऑप्शन हैं, हमारे पास कई कार्ड्स हैं जिसमें हम इससे निकल सकते हैं। अपनी आज़ादी, अपनी कौमी वक़ार, अपनी खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज़ किए बग़ैर हम मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन बना सकते थे, टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ कवानीन बना सकते थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतमईन कर सकते हैं। उसके लिए ग़ुलामी के बजाय आज़ादी का रास्ता हमें अपनाना चाहिए।